हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू झा सर अकेडमी फॉर आईएएस। हम करने जा रहे हैं मेंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस और आज हम देखेंगे जनरल स्टडीज पेपर 2 इंडियन पॉलिटी सेक्शन से एक क्वेश्चन। मैं उम्मीद करती हूँ गाइस आप लोगों ने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होगा और एक बहुत अच्छा आंसर फ्रेम भी किया होगा। सो गाइज आज हम फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड राइट टू प्रिवेसी की जो हम बात करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइज, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड तो हमें टाइम टू टाइम मुद्दे उठते हुए देखने को मिलते हैं। करंट अफेयर्स में हम बहुत देखते हैं कि राइट टू प्रिवेसी से रिलेटेड कुछ ना कुछ आता ही रहता है। ठीक है, तो राइट टू प्रिवेसी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इससे रिलेटेड जजमेंट्स भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं जो जिनको हमें कवर करके जाना है। पक्का ज़रूरी कवर करके जाना है हमें, क्योंकि कुछ भी पूछा जा सकता है यूपीएससी में, प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी। तो आज उसी के बारे में हम गाइज पढ़ने वाले हैं कि फंडामेंटल राइट्स में राइट टू प्रिवेसी के बारे में। सो गाइज जो भी पॉइंट्स आज आपको मिलेंगे उनको अपने पास ज़रूर नोट करके रखिएगा। इट विल हेल्प यू अलॉट इन द नियर फ्यूचर। तो सेशन को शुरू करने से पहले गाइज जिन भी स्टूडेंट्स ने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है वो तुरंत डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको लिंक प्रोवाइडेड होगा। उस लिंक के थ्रू आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और उसका बेनिफिट आपको ये होगा कि आपको हमारी सारी पीडीएफ्स का एक्सेस मिल जाएगा जो आप लोगों के लिए अपलोड कर दी जाती है हमारे टेलीग्राम चैनल पे ही फ्री ऑफ कॉस्ट। जैसे कि करंट अफेयर्स की पीडीएफ्स हैं या फिर ये जो हम मेंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस करते हैं इसकी पीडीएफ्स है। और उसी के साथ साथ गाइज जो भी वीडियो लेक्चर्स आप लोगों के लिए अपलोड किए जाते हैं उसका भी डायरेक्ट लिंक आपको वहाँ पे प्रोवाइड कर दिया जाता है। और गाइज अगर आप किसी एग्ज़ाम की सीरियसली प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको करंट अफेयर्स के लिए बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपना टाइम, मनी, एफर्ट्स कहीं कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है। ऑल यू नीड टू डू इज़ आपको सिर्फ झा सर अकेडमी पे जो रेगुलरली करंट अफेयर्स के लेक्चर्स, वीडियो लेक्चर्स अपलोड किए जाते हैं आपको कंसिस्टेंटली उनको फॉलो करना है। दैट इज़ मोर देन इनफ, क्योंकि हमारे करंट अफेयर्स से बाहर का आपके एग्जाम में कुछ भी पूछा नहीं जाएगा। और हमारा जीएस का भी प्री प्लस मेंस बैच रन कर रहेगा, उस बैच को आप ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। उसमें जीएस 1 2 3 4 के बिल्कुल ज़ीरो से तैयारी करवाई जा रही है। जहाँ सर आपको खुद मेंटोर कर रहे हैं उस बैच में। और अगर आप बैच की डिटेल्स को प्रॉपर तरीके से फॉलो करेंगे या झा सर के द्वारा दी गई गाइडलाइंस को फॉलो करेंगे तो आपका एग्ज़ाम निकलने से कोई नहीं रोक सकता गाइस, आपका सिलेक्शन पक्का है। तो ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा इस बैच को। और हमारा मेंस का भी आंसर राइटिंग बैच रन कर रहा है गाइज, आप इस बैच को भी ज़रूर ज्वाइन कीजिए। बहुत अच्छा बैच है। इसमें आपको 500 प्लस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई जा रही है। हमारी एक्सपर्ट फैकल्टी हैं, वो आपके आंसर कॉपीज़ को चेक करते हैं, इम्प्रूव मिस्टेक्स बताते हैं और इम्प्रूव करने में हेल्प करते हैं। उसी के साथ साथ आपको हर एक क्वेश्चन के रिगार्डिंग एक सैम्पल आंसर भी दिया जाता है और वीडियो सोल्यूशन भी प्रोवाइड किया जाता है विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। सो गाइज़ अगर आप सीरियसली सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप इन बैचेस को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। ज्वाइन करने के लिए आप नीचे दिए गए नंबर 9713282838 पे व्हाट्सएप के थ्रू आप कोर्सेज़ की डिटेल्स ले सकते हैं और कोर्सेज़ को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए गाइज़ अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन है, एग्जामिन द स्कोप ऑफ फंडामेंटल राइट्स in the light of the latest judgment of the Supreme Court on right to privacy। निजता के अधिकार पर सर्वोच्च न्यायालय के नवीनतम निर्णय के आलोक में मौलिक अधिकारों के दायरे का परीक्षण करें। यह क्वेश्चन गाइस जैसे मैंने बताया GS2 इंडियन पॉलिटी सेक्शन से लिया गया है और यह क्वेश्चन यूपीएससी ने 2017 में पूछा था। तो जब हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं गाइस तो हम इसमें हमें डायरेक्टली क्या पूछा गया है कि हमें फंडामेंटल राइट्स के स्कोप के बारे में कि भाई कितना उसका दायरा है फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार का, हमें वो बताना है, वो देखना है। किसके रेफरेंस में हमें वो देखना है कि राइट टू प्रिवेसी से रिलेटेड जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई है उससे रिलेटेड हमें फंडामेंटल राइट्स का दायरा देखना है कि भाई कितना उसका दायरा है, कितना उसका स्कोप है। राइट, सो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है गाइज। अगर हमें राइट टू प्रिवेसी के जजमेंट्स के बारे में पता है तो हम उसको एक्सप्लेन करते हुए फंडामेंटल राइट्स के स्कोप को एग्जामिन करके वहाँ पे बता सकते हैं प्रॉपर तरीके से। तो मेनली हमें जजमेंट्स पता होनी चाहिए। राइट, तो चलिए गाइज अपना सेशन स्टार्ट करते हैं।
In a recent judgment, Constitution Bench of the Supreme Court has expanded the scope of fundamental rights further by ruling that right to privacy is intrinsic to right to life and personal liberty under Article 21 and is inherently protected under the various fundamental rights enshrined under Part 3 of the Indian Constitution. तो हमें पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में हमें फंडामेंटल राइट्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब क्या चीज़ है कि फंडामेंटल राइट्स में हमें टाइम टू टाइम, जैसे बोलते हैं ना कि एनवायरनमेंट चेंज होता है, कंडीशंस चेंज होती हैं, बहुत सारी चीज़ें चेंज होती हैं, तो टाइम टू टाइम वो चेंजेस करने ज़रूरी होते हैं। तो जब हम आर्टिकल 21 की बात करते हैं तो आर्टिकल 21 बेसिकली अगर हम वैसे देखें तो क्या है, राइट टू लाइफ, लेकिन उसके अंदर इतने सारी हमें चीज़ें इंक्लूडेड देखने को मिलती है जो कॉन्स्टिट्यूशन के टाइम पे नहीं थी। जब ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा, जब वहाँ के मेंबर्स थे, उन्होंने जब ये कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया था, तब इतनी सारी चीज़ें, या राइट टू प्रिवेसी की हम बात करते हैं, राइट टू फूड है, या जो भी चीज़ें हैं, राइट टू हेल्थ है, ये सब चीज़ें इंक्लूडेड नहीं थी वहाँ पे। लेकिन जैसे जैसे टाइम आया, जैसे जैसे कंडीशंस इवॉल्व हुई, जैसे जैसे बहुत सारे सर्कमस्टांसेस आए, तो इनमें एडिशंस हुए क्योंकि उनकी ज़रूरत पड़ी लेके आने के लिए, राइट। तो उसी तरीके से क्या किया गया, अभी जो सुप्रीम कोर्ट का जो बेंच बैठा था, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, उसने क्या बात की कि भाई उन्होंने फंडामेंटल राइट्स का जो दायरा है उसको बढ़ाया। किस तरीके से उन्होंने आर्टिकल 21 में राइट टू प्रिवेसी को ऐड किया। किस में ऐड किया कि भाई राइट टू प्रिवेसी हमें फंडामेंटल राइट ही है, जो कि हमें राइट टू लाइफ का ही पार्ट देखने को मिलती है, राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी का ही पार्ट हमें देखने को मिलती है कि उसी के अंडर ही आता है वो। जब हम राइट टू लाइफ की या पर्सनल लिबर्टी की बात कर रहे हैं, जब हम लाइफ की बात कर रहे हैं बेसिकली, तो क्या है उसके अंडर, जैसे हम मानते हैं ना कि हम लाइफ की बात कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है, हम बोल देते हैं कि अरे अगर तो उसमें राइट टू फूड भी आएगा, राइट टू वाटर भी आएगा, राइट टू हेल्थ भी आएगा, बोलते हैं हम ये चीज़ें। सिमिलरली वो राइट टू प्रिवेसी भी आता है, चाहे हम लाइफ की बात करें या पर्सनल लिबर्टी की बात करें। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसी चीज़ को रखते हुए ये चीज़ बताई कि भाई सुप्रीम कोर्ट का जो दायरा है वो बढ़ाया जा रहा है राइट टू प्रिवेसी का, ये बताते हुए, ऐड करते हुए कि ये इस आर्टिकल 21 का ही एक अंदरूनी उसी का हिस्सा है, राइट टू प्रिवेसी, तो इसको वॉयलेट नहीं कर सकते, इसका ध्यान देने की ज़रूरत है। और ये फंडामेंटल राइट्स के पार्ट 3 में ही हमें देखने को मिलता है, आर्टिकल 21, राइट। द जजमेंट विल एम्पलीफाई द स्कोप ऑफ फंडामेंटल राइट्स इन द फ्लोइंग वेज। अब जजमेंट ने फंडामेंटल राइट्स का स्कोप इस राइट टू प्रिवेसी का डालते हुए क्या किस तरीके से बताया कि भी स्कोप क्या हुआ है। जैसे अभी हमने देखा कि स्कोप क्या करा है, बढ़ाया है, दायरा बढ़ाया है फंडामेंटल राइट्स का। सो फर्स्ट पॉइंट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिवेसी इज एम्बेडेड इन द राइट टू लिबर्टी और डिग्निटी and that everything done in the exercise of freedom could be attributed to privacy। क्या बोला सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट के दौरान कि ये जो कॉन्सेप्ट है प्रिवेसी का, जो हम बात कर रहे हैं, निजता की जब हम बात करते हैं, तो ये किसके अंडर हमें देखने को मिलता है। जब हम कहते हैं ना कि राइट टू लिबर्टी या राइट टू डिग्निटी की बात करते हैं, कि राइट टू लिव लाइफ विद डिग्निटी, हम पूरे सम्मान के साथ, पूरे ऑनर के साथ हम जिएं, तो उसमें राइट टू प्रिवेसी भी इंक्लूडेड है, राइट टू प्रिवेसी भी आता है। हम किसी के पर्सनल में या हम किसी के प्राइवेट मैटर्स में एनक्रोच नहीं कर सकते हैं, वो उसका अपना राइट है। और वहाँ पे अगर हम कर रहे हैं एनक्रोच तो वो गलत है, हम वहाँ पे इलीगल काम कर रहे हैं, हम गलत काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है कि सारी चीज़ें जो फ्रीडम भी, जैसे कि अब देखिए कि फॉर एग्जांपल मैं, जैसे आर्टिकल 19 है, उसमें हमें वो क्या है, राइट टू फ्रीडम। फ्रीडम किसकी दी गई है, स्पीच एंड एक्सप्रेशन की दी गई है, मूवमेंट की दी गई है, ऑक्यूपेशन की दी गई है, बहुत सारी चीज़ों की हमें वो फ्रीडम आर्टिकल 19 के तहत दी गई है। बट क्या उसमें वर्ड ऐड किया गया है, विद रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। विद रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, उसका क्या मतलब है रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस का, कि भाई जब आप जहाँ पे ज़रूरत नहीं है, आपका फ्रीडम का मतलब ये भी नहीं है कि आपको अगर
फ्रीडम दे दिया तो आप जो मर्जी करेंगे, जहाँ पे मर्जी जाएंगे, जैसे मर्जी करेंगे, जो मर्जी बोलेंगे, कि अगर आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन दे दिया तो आप जो मर्जी बोल सकते हैं, ऐसा नहीं है। जैसे कि डिफेमेशन केस होता है कि अगर आप किसी को डिफेम करने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पे आपके खिलाफ एक्शन होगा। तो वहाँ पे आपको फ्रीडम नहीं है स्पीच एंड एक्सप्रेशन की इतने हद तक कि आप किसी के प्राइवेट उसमें एनक्रोच करें। तो वही चीज़ है कि वहाँ पे फ्रीडम दी जाती है, लेकिन इतनी कि भाई वो प्रिवेसी को हनन ना करे किसी की। Therefore, different kinds of freedom guaranteed under Article 19 will also get amplified, and all the legislative acts and executive actions will have to meet the rigors of right to privacy. वही बात बता दी यहाँ पे कि जो अलग अलग तरीके के फ्रीडम गारंटी की जाती है किसमें, आर्टिकल 19 के तहत, जिसकी अभी हमने बात की। राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, या राइट टू मूवमेंट है। जैसे कि मान लीजिए राइट टू मूवमेंट है, वो कुछ एरियाज में वहाँ पे वो फ्रीडम नहीं दी गई। जैसे कि जो ट्राइबल एरियाज हैं या जो नॉर्थ ईस्ट के एरियाज हैं, वहाँ पे ये राइट टू मूवमेंट की फ्रीडम नहीं दी गई है। क्यों नहीं दी गई? जैसे कि फॉर एग्जांपल अरुणाचल प्रदेश है, वहाँ पे आपको एंटर करने के लिए इनर लाइन परमिट लेना पड़ता है। अब अगर फ्रीडम है तो आपको परमिट क्यों लेना पड़ रहा है? तो क्या मतलब है उसका कि भाई वो इनर लाइन परमिट लेने का मतलब ये है कि वहाँ पे कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं, कुछ वजह से वहाँ पे रिस्ट्रिक्ट की गई है, रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं। तो वो रिस्ट्रिक्शंस क्यों लगाई हैं? ताकि उनको हम सेव कर सकें या उनकी प्राइवेसी को हम प्रोटेक्ट करके रख सकें। ठीक है, तो इस तरीके से अगर अब ये आर्टिकल 19 के तहत जैसे फ्रीडम भी दी गई है, अगर इन फ्रीडम को एम्पलीफाई करते हुए अगर कोई ऐसा काम होता है कि हम किसी की प्रिवेसी में एनक्रोच कर रहे हैं, ठीक है, तो राइट टू प्रिवेसी को अगर हम वॉयलेट कर रहे हैं, तो चाहे वो लेजिस्लेटिव एक्ट के थ्रू हो या फिर वो किसी एग्जीक्यूटिव एक्शन के थ्रू हो, उनको पनिशमेंट मिलेगी, उनको वो कॉन्सिक्वेंसेस उसके फेस करने पड़ेंगे। ठीक है, अगेंस्ट स्टेट एक्शन की अगर वो अपना कुछ ऐसा एक्शन लेती हैं तो उसको उनके कॉन्सिक्वेंसेस देखने पड़ेंगे। पहली चीज तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बताई। फिर सिमिलरली राइट टू इक्वालिटी अंडर आर्टिकल 14 कैन ओनली बी एक्सरसाइज्ड थ्रू लिबर्टी एंड फ्रीडम ऑफ चॉइस। कि अब जो आर्टिकल 14 हमें देखने को मिलता है राइट टू इक्वालिटी, वो सिर्फ कैसे लेके आया जा सकता है, इक्वालिटी कैसे लेके आई जाएगी, कैसे एक्सरसाइज किया जाएगा? लिबर्टी और फ्रीडम ऑफ चॉइस की आपको स्वतंत्रता दी गई है चूज करने की, और आपको लिबर्टी दी गई है, स्वतंत्रता दी गई है, पसंद दी गई है। ठीक है, उसी के थ्रू। तो मतलब बेसिकली क्या किया, आर्टिकल 19 में भी स्कोप बढ़ाया और आर्टिकल 14 में भी बढ़ा दिया। Next is sexual orientation is a part of the right to privacy, and thus judgment may cast votes over the legality of section 377 of the IPC. It may open up a new era of liberty and homosexual individuals and acceptance of same sex marriage in India. अब ये जो हमें सेक्सुअल ओरिएंटेशन या यौन अभिविन्यास की निजता, इसका जो राइट है, राइट टू प्रिवेसी है, इसके इस इशू को से लेके इस मुद्दे के अकॉर्डिंग, तो वो क्या है, वो इसी का मतलब हमें जो सेक्सुअल ओरिएंटेशन देखने को मिलती है वो राइट टू प्रिवेसी का ही एक पार्ट है। ठीक है, तो अब उसके ऊपर जो हमें आईपीसी के सेक्शन 377 के अंडर जो जजमेंट आई थी, क्या थी वो जजमेंट? कि जैसे पहले क्या था कि सेम सेक्स मैरिजेस अलाउड नहीं थी, जो होमोसेक्सुअल रिलेशनशिप्स थे वो अलाउड ही नहीं थे, वो इलीगल माने जाते थे। लेकिन आईपीसी के सेक्शन 377 के हिसाब से क्या जजमेंट दी गई थी कि भाई अब उनको लिबर्टी है, उनको स्वतंत्रता है पूरे तरीके से कि कोई भी दो इंडिविजुअल्स बालिग हैं, 18 या 18 अबव की एज के हैं, दो इंडिविजुअल्स हैं, सेम सेक्स के हैं, तो वो रिलेशनशिप रख सकते हैं और वो मैरिज में भी एनरोल हो सकते हैं, वो शादी कर सकते हैं। तो ये चीज़ क्या थी, उन्होंने एक्सेप्ट किया और इसको लीगल बेसिस प्रोवाइड किया। तो यहाँ पे अब ये क्या है, ये राइट टू प्रिवेसी है। तो इस पे भी कुछ डाउट्स आए थे कि भाई आप उनके राइट टू प्रिवेसी में क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा
शायद उसमें एनक्रोचमेंट हो रहा है, क्योंकि सेक्सुअल ओरिएंटेशन जो है वो राइट टू प्रिवेसी का ही पार्ट हमें देखने को मिल रहा है। तो ये भी हमें उस जजमेंट के दौरान देखने को मिला। नेक्स्ट इज 3 एलिमेंट्स आर कंसिडर्ड एज द कोर टू द राइट टू प्रिवेसी: पर्सनल ऑटोनॉमी, the freedom to make choices, and the right to determine what happens with information about oneself. It will question the Aadhaar scheme being enforced by the government to avail different kinds of public services. Although the constitutional validity of the Aadhaar scheme is yet to be decided by the constitutional bench of the Supreme Court. तो अब ये जो राइट टू प्रिवेसी है जिसकी हम बात कर रहे हैं, इसके अंदर हमें 3 एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं। क्या है कि पर्सनल ऑटोनॉमी, अपनी व्यक्तिगत स्वायत्तता, कि हम अपने तरीके से अपनी मर्जी से कुछ अपने लिए कर सकते हैं, हम उसमें ऑटोनमस हैं, ऑटोनॉमी है हमारे पास। फ्रीडम टू मेक चॉइसेस, हमारे पास स्वतंत्रता है, हम कुछ भी चूज कर सकते हैं, हम अपनी पसंद से कुछ भी कर सकते हैं। एंड द राइट टू डिटरमाइन व्हाट हैपन्स विद इंफॉर्मेशन अबाउट वन सेल्फ, ये देखना कि भाई कुछ किसी इंफॉर्मेशन के से क्या प्रभाव पड़ सकता है, या मुझे उसको किस तरीके से यूज़ करना है, या क्या हो सकता है, मतलब उसके पॉजिटिव जो भी उस पॉजिटिव्स होगा, नेगेटिव होगा, जो भी होगा वो मैं अपने अकॉर्डिंग सोचूंगी। वो मेरी राइट टू प्रिवेसी है कि मैं डिसीजन लूँ। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए मैरिज की ही बात हो रही है, अगर मैरिज का डिसीजन है तो वो मेरा मैटर है, वो क्या है, मेरा खुद का मैटर है, वो राइट टू प्रिवेसी है, वो मेरा अपना खुद का, मेरा पर्सनल मैटर है, मैं उस पर डिसीजन लूँगी। जो भी मेरे पास इंफॉर्मेशन है मैं उसके अकॉर्डिंग मैं डिसीजन लूँगी। तो वो भी क्या है, मेरा राइट टू प्रिवेसी के अंडर आता है। तो इन बेसिस पे जो आधार स्कीम लाई गई है, जो हमें आधार कार्ड देखने को मिलता है, उसमें हमारी सारी डिटेल्स होती है, सब कुछ होता है। तो वो जो पब्लिक सर्विसेज, जो सर्विसेज होती है, उनको अवेल करने के लिए, उनके बेनिफिट्स लेने के लिए ज़रूरी है। जो सरकार ने लिया था तो उस पर भी बात हुई थी, क्वेश्चन उठाया गया था आधार स्कीम पे, बट उस पर अभी भी बात चल रही है। ठीक है, कि भाई वो सही है या नहीं है। उसमें क्या था कि भाई राइट टू प्रिवेसी का आप हनन कर रहे हैं। उसमें भी ये टॉपिक उठाया गया था, ये मुद्दा उठाया गया था आधार कार्ड पे भी, आधार स्कीम जो सरकार के द्वारा लाई गई थी। राइट, तो इस तरीके से क्या चीज़ देखी अब हमने कि राइट टू प्रिवेसी, तो हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट से क्या बताया, क्योंकि बहुत सारे ऐसे केसेस देखे गए थे, उनके बेसिस पे राइट टू प्रिवेसी निकाला गया कि भाई अगर इसको मेंशन नहीं है फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल 21 में, क्लियरली अगर रिटन मेंशन नहीं है कि राइट टू प्रिवेसी है, उसका मतलब ये नहीं है कि वो है ही नहीं, वो एक इंट्रिंसिक अंदरूनी पार्ट है आर्टिकल 21, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का। उसके तहत उन्होंने आर्टिकल 19 में भी बताया कि भाई बेशक से फ्रीडम है, लेकिन उसमें कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं जो लगाई जाती हैं अगर आप प्रिवेसी पे जा रहे हो, तो राइट टू प्रिवेसी अगर वॉयलेट कर रहे हो किसी की। राइट, आर्टिकल 14 का भी उन्होंने स्कोप इलेबोरेट किया। उसके साथ साथ कुछ सेक्शंस जैसे आईपी के सेक्शन है या और कोई स्कीम है, जजमेंट्स हैं, उन पे भी उन्होंने एनक्रोच किया। तो क्या किया, इससे क्या पता चल रहा है हमें कि आईपीसी के सेक्शन पे भी चला गया, सरकार की स्कीम्स पे भी चला गया, कि भाई जो फंडामेंटल राइट है उसका स्कोप इतना बड़ा है, इतना वाइडर है, इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इम्पॉर्टेंस रखता है फंडामेंटल राइट्स, कि भाई हर उस पे उसकी वैलिडिटी देखी जाती है, और कहीं से भी वायलेशन होता है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस सभी को देखने पड़ेंगे, भुगतने पड़ेंगे, हर एक पर्सन को। राइट, so on the concluding note, however, it should not be forgotten that no fundamental rights are absolute in India, and therefore right to privacy will also be guided by the same. ऑब्वियसली बेशक से वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी फंडामेंटल राइट्स पूरे तरीके से एब्सोल्यूट नहीं है, क्योंकि जैसे अभी हमने बात की थी कि क्या है, विद रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, कि कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी लगाई जाती हैं जहाँ पे ज़रूरत है। तो वो राइट टू प्रिवेसी के साथ भी है, वो वहाँ पे भी एप्लीकेबल है। Different limitations has been imposed by the Constitution itself on the exercise of the fundamental rights, कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ने फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताया है, तो कॉन्स्टिट्यूशन ने ही कुछ अलग अलग तरीके की लिमिटेशंस, बाधाएं भी लगा रखी हैं, लिमिटेशंस इम्पोज कर रखी हैं उनको यूज़ करने पे, फंडामेंटल राइट्स पे।
दस राइट टू प्रिवेसी विल बी टेस्टेड ऑन केस टू केस बेसिस। तो जो राइट टू प्रिवेसी है वो कहाँ पे है, कहाँ पे एप्लीकेबल होगी, वो हर एक केस के अकॉर्डिंग ही देखी जाएगी। However, the judgment of the Supreme Court will open up a new path for securing the privacy, liberty, equality and dignified life for the common man. Obviously कि बेशक से ये चीज़ें हैं, लिमिटेशंस हैं, कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं, लेकिन उसके बावजूद ये जो सुप्रीम कोर्ट के राइट टू प्रिवेसी को ऐड करने की या उसको बताने की जो जजमेंट आई है, उससे क्या होगा कि एक नया रास्ता ऐसा खुलेगा, एक नया रास्ता हमें देखने को मिलेगा जिसमें कि जो कॉमन पीपल हैं उनकी प्रिवेसी को, लिबर्टी को, डिग्निटी को, इक्वालिटी को हम सिक्योर कर सकते हैं। इट विल ऑल्सो बी हेल्पफुल इन क्रिएटिंग अ रॉबस्ट लीगल फ्रेमवर्क फॉर प्रिवेसी इन इंडिया। कि अब ये जो प्रिवेसी इंडिया में प्रिवेसी है, लोगों की प्रिवेसी है, उसके लिए एक स्ट्रॉन्ग और बिल्कुल इम्पॉर्टेंट रॉबस्ट एक लीगल फ्रेमवर्क भी बनाया जाएगा, मतलब उसमें भी हेल्प करेगा वो एक अच्छा लीगल फ्रेमवर्क बनाने में, राइट। So this was all for this question guys. I hope you all have liked this analysis. अपना feedback guys हमारे साथ comment section में ज़रूर share कीजिएगा. So with this we end up this session today here guys. Thank you so much. Have a great day ahead. जय हिंद.